हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम करेंगे स्टूडेंट्स टीजीटी पीजीटी जीआईसी होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए गृह विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 6। इससे पहले 5 क्लासेस कर चुके हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो मॉडल पेपर नहीं देखा है, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, वो आप देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। 45 समथिंग क्लासेस पढ़ी हुई हैं, जहाँ पर हमने टीजीटी पीजीटी जीआईसी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, कुछ नए क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम करेंगे क्लास नंबर 6, जो कि है मॉडल पेपर संबंधित आपसे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, मजेदार क्वेश्चन रहेंगे, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। चलिए फिर लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रेशम उत्पादन सबसे पहले कब आरंभ हुआ था? तो रेशम का प्रोडक्शन सभी को पता है कि चीन जो है वो रेशम का जन्मदाता है। रेशम का सबसे पहले जो उत्पादन स्टार्ट हुआ था वो आपके चाइना में हुआ था, चीन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कपड़े धोने की मशीन जो कि बिजली से चलती है, उसका आविष्कार अमेरिका में कब हुआ था? चलिए, इससे पहले कि थोड़ा सा आप इसके बारे में आंसर करें, पहले हम कुछ डिटेल में जाएंगे। सबसे पहली मशीन जो बनी थी कपड़े धोने की, आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं आपको 4 चीजें डिस्कस कर दूंगी, मतलब आप इसी में 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहली मशीन जो बनी थी कपड़े धोने की, वो बनी थी स्क्रब बोर्ड वॉशिंग मशीन 1767 में। 1767 में आपके बनी थी स्क्रब बोर्ड वॉशिंग मशीन। ये एक तरीके का स्क्रब बोर्ड ही था, ठीक है। और इसका जो आविष्कार किया था वो जर्मन के वैज्ञानिक जैकब क्रिश्चियन शेफर ने किया था। किसने किया था? जैकब क्रिश्चियन शेफर ने। ओके। सेकंड मशीन बनी थी आपके ड्रम वॉशिंग मशीन। सेकंड आपके बनी थी ड्रम वॉशिंग मशीन 1851 में। कब बनी थी? 1851 में बनी थी आपके। इसका जो है आविष्कार वो जेम्स किंग ने किया था। किसने किया था? जेम्स किंग ने। ये सेकंड मशीन थी वॉशिंग मशीन, इसको बोला था ड्रम वॉशिंग मशीन। जो थर्ड वॉशिंग मशीन बनी थी वो बनी थी रोटरी वॉशिंग मशीन। रोटरी वॉशिंग मशीन, इसको जो आविष्कार किया था थर्ड का, वो किया था 1858 में। कब हुआ था? 1858 में हुआ था, और हैमिल्टन स्मिथ ने किया था। हैमिल्टन स्मिथ ने किया था, ठीक है। आपको पहले ये तीनों बातें समझ में आ गई। 1767 में सबसे पहली वॉशिंग मशीन बनाई गई थी, जिसका नाम था स्क्रब बोर्ड वॉशिंग मशीन। जर्मन के वैज्ञानिक थे जैकब क्रिश्चियन शेफर ने किया था। दूसरी मशीन बनी थी आपके 1851 में, उसको ड्रम वॉशिंग मशीन बोला गया, उसको जेम्स किंग ने आविष्कार किया था। तीसरी मशीन बनी थी आपके रोटरी वॉशिंग मशीन। वो ड्रम वॉशिंग मशीन के ही कुछ इक्विपमेंट्स को यूज करते हुए बनाई गई थी 1858 में। रोटरी वॉशिंग मशीन, उसमें कुछ रोटेशन लगाया गया था, उसका आविष्कार किया था 1858 में हैमिल्टन स्मिथ ने। और अब जो 19वीं शताब्दी में आपके 19th सेंचुरी में जो बनी थी, वो बिजली से चलने वाली वॉशिंग मशीन बनी थी, उसका आविष्कार अमेरिका में आपके 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और किसने बनाया था? हार्ले मिशन कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? हार्ले मिशन कंपनी। हार्ले मिशन कंपनी, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो हैं इसी क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, और आप उसको अच्छे से डेटा को लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कपड़े धोने की मशीन का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? ये इसी ही मशीन की बात हो रही है। कपड़े धोने की जो मशीन बिजली से चलने वाली थी, उसका आविष्कार अमेरिका में 1907 में किसने किया था? हार्ले मिशन कंपनी। इसका नाम हर्ली मशीन कंपनी नहीं है, हार्ले मिशन कंपनी है। तो आप इसको यहाँ पे, ये मिस प्रिंट है, इसको सही कर लेंगे, हार्ले मिशन कंपनी। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कपड़े धोने की सर्वप्रथम मशीन किस नाम से बेची गई थी? जो सबसे पहले मशीन जो थी वो आपके माइटी थॉर के नाम से बेची गई थी। माइटी थॉर बोल देते हैं, माइटी थॉर, ठीक है। MIGHTYTHOR, माइटी थॉर या थॉर बोलिए, माइटी थॉर के नाम से बेची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के डैश किसने सर्वप्रथम जिप फास्टनर बनाया? जिप फास्टनर आप समझते हैं, जो जिप होती है वो किसने बनाई थी? तो वो आपके WL जटसन ने 1891 में बनाई थी। WL जटसन ने 1891 में सबसे पहले जिप फास्टनर बनाया था। देख लीजिए इन्हें आप, ये हैं अमेरिकन इन्वेंट विटकॉम, इनका नाम है। अमेरिका के इन्वेंटर हैं ये विटकॉम एल जटसन ने। दिमाग में सबसे पहले जिप, जो जिप लगाते हैं ना पैंट वगैरह में, जिप बनाने का आइडिया आया था। जिप को पहले शू फास्टनर कहा जाता था, क्योंकि जटसन ने इसे जूतों के लिए बनाई थी। बाद में ब्रिटेन में इसे 1926 में जिपर नाम मिला, और जो कि आगे जाके क्या हो गया? जिप हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि अमेरिका की किसने जो है सबसे पहले जिप फास्टनर बनाया था। तो इनका नाम है WL जटसन, इट मीन्स विटकॉम एल
जेटसन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंदे कपड़े गर्म पानी में साफ हो जाते हैं, क्यों साफ हो जाते हैं? क्योंकि वॉशिंग सोडा पानी ग्रीस के बीच के तनाव को कम कर देता है, वो जो आप वॉशिंग सोडा डालते हैं। इसके अलावा तेल व पानी का घोल बन जाता है, या कपड़े को रगड़ने से गंदगी निकल जाती है, या गर्म पानी से यह क्रिया आसान हो जाती है। तो इसमें आपके ऑप्शन हो जाएगा वॉशिंग सोडा पानी व ग्रीस के बीच के तनाव को कम कर देता है, कपड़े को रगड़ने से गंदगी निकल जाती है, गर्म पानी से यह क्रिया आसान हो जाती है। मतलब आपके आ, सा और दा, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के प्रकार के आधार पर उसे कितने भागों में बांटा जाता है? आप कितने भागों में जो है सिल्क को डिवाइड कर सकते हैं? असली, कृत्रिम, मलबेरी या मलबरी रहित। तो ये आपके 2 प्रकार का होता है, असली एंड कृत्रिम, मतलब नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिल्क। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए, आ और सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम का उत्पादन एक किसके द्वारा होता है? कीड़े, औजार, मशीन या पेड़? तो एक कीड़े के द्वारा जो है आपके रेशम का उत्पादन होता है। ये जो रेशम की जो लाइफ साइकिल है, जिसमें आप कंफ्यूज रहते हैं कि प्यूपा से निकलता है कि कोकून से निकलता है कि लार्वा से निकलता है, मैंने फाइनल रिवीजन में पढ़ा दिया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन हो वो वहां जाके पढ़ सकते हैं, उसका थंबनेल लगा हुआ है, उसमें रेशम की सिल्क साइकिल लगी हुई है, वहां आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेशम का कीड़ा किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है? तो अंडे से, मत बिल्कुल ठीक, लार्वा से बिल्कुल ठीक, प्यूपा से सभी। और जो प्यूपा स्टेज होती है, यहीं पे जो है आपके जो आप बनाते हैं धागा, वो यहां से बनाया जाता है, ठीक है। इसी को कोकून भी बोलते हैं आप। लार्वा तो आपके कीड़ा होता है जो अपनी लार से क्या बनाता है, अपने ऊपर रील को, धागे को लपेट लेता है। तो यहां पर आपके ऑप्शन हो जाएगा सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, प्यूपा में कीड़ा अपना पूरा विकास कर चुका होता है। यह कीड़ा अपने मुंह से डैश कच्चे धागे के रूप में निकालता है। कैसे धागे निकलता है ये? अत्यंत बारीक, बिल्कुल ठीक, बहुत लंबा, बिल्कुल फिलामेंट फाइबर होता है। हमारे जो रेशम होता है, सिल्क होता है, स्टेपल फाइबर नहीं होता, फिलामेंट मतलब लंबा फाइबर होता है, चिपचिपा होता है, बिल्कुल सेरेसिन नामक गम से चिपका हुआ होता है, और मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। तो ये चारों बातें बिल्कुल ठीक हैं। बारीक होता है, बहुत महीन सूक्ष्म होता है, बहुत लंबा होता है, चिपचिपा होता है और मजबूत होता है। तो जो प्यूपा है वो कीड़ा अपना जब पूरा विकास कर चुका होता है, उसी टाइम पर उसको जो है गर्म उबलते हुए पानी में डालकर एक सिरे से धागा खींच लिया जाता है। वो अपने मुंह से इसी प्रकार के धागे को निकालता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्यूपा जिसके ऊपर धागा लिपटा रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कोकून कहते हैं। ये आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। लाइफ साइकिल समझा दी है मैंने, बहुत अच्छे से डिटेल बता दिया है। जिन स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट, डैश पर अधिकतर रेशमी वस्त्र बुने जाते हैं। किस पर बुने जाते हैं अधिकतर रेशमी वस्त्र? क्योंकि बहुत हैवी और बहुत महंगे फैब्रिक भी बुने जाते हैं। तो हथकरघा, इसको क्या बोलते हैं? हाथकरघा पर अधिकतर रेशमी वस्त्र बुने जाते हैं। बात यहाँ पर हो रही है अधिकतर रेशमी वस्त्र, मतलब कुछ हैवी हो सकते हैं, कुछ, अब ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि मशीन से नहीं बुने जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट इज, किन किन स्थानों पर जो है रेशमी वस्त्र वो हाथ करघों से बुने जाते हैं? वो कौन कौन से स्थान हैं? चंदेरी, मद्रास, बंगाल, भागलपुर, ये सभी जो हैं आपके, इन सभी जगहों पर जो है आपके सादा बिल्कुल ठीक है, जो वस्त्र हैं वो आपके हाथ करघों से बुने जाते हैं। एक चीज और आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन आप क्लियर करेंगे। पूर्वी भारत, ये हो गया हमारा भारत, एकदम मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, गिव मी 1 मिनट। ये हो गया हमारा भारत, ठीक है। तो भारत में आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्वी भारत, पूर्वी मतलब आपके हो गया ये हिस्सा, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट होते हैं आपके पूर्वी हिस्सा। तो पूर्वी भारत में रेशम के कपड़ों को पाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाट। क्या बोला जाता है? पाट, ठीक है। दक्षिण भारत में पट्टू बोला जाता है। दक्षिण भारत में क्या बोला जाता है? पट्टू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पट्टू बोला जाता है। और उत्तर भारत में, मतलब ये जो उत्तर है, जो आप जहां रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में, रेशम के फैब्रिक को रेशम के फैब्रिक के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? क्या समझाया मैंने? जो पूर्वी भारत है, मतलब जहां नॉर्थ ईस्ट है, जहां आपके असम, मेघालय, मिजोरम है, पूर्वी भारत में आपके रेशम के कपड़ों को
पाट के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत मतलब आपके सदर्न पार्ट में पट्टू के नाम से जाना जाता है रेशम फैब्रिक को, और आपके नॉर्दर्न मतलब आपके उत्तर भारत में रेशम के वस्त्रों को रेशम के वस्त्र के नाम से जाना जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। और हाथ करघों से इन चारों जगह ही बुनाई होती है रेशम के फैब्रिक की। नेक्स्ट वन इज बनावटी ढंग से बनाया जाने वाला रेशम कैसा होता है? तो ऑब्वियसली कैसा होगा? कृत्रिम होगा, आर्टिफिशियल होगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल ढंग से बनाया गया है। तो बनावटी ढंग से बनाया जाने वाला रेशम कृत्रिम होता है। नेक्स्ट वन इज घर्षण के कारण रेशम के तंतु, घर्षण का मतलब क्या होता है? यहां पर आप समझिए, घर्षण के कारण रेशम के तंतु खराब हो जाते हैं। घर्षण का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। आप बहुत ज्यादा मलेंगे तो क्या हो सकता है, उसका जो चिकनापन होता है रेशम का वो खराब हो सकता है, रेशम के कोमल रेशों को हानि पहुंच सकती है। कोमल रेशम, घर्षण का मतलब समझ गए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो जब आप फ्रिक्शन ज्यादा करेंगे, ज्यादा मलेंगे, कपड़े को आपस में रगड़ेंगे, तो क्या होगा, उसका चिकनापन खराब हो जाएगा। रगड़ने से और मलने से रेशम के कोमल रेशों को हानि पहुंच सकती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके ए। इसलिए इन्हें धोते समय रगड़ना नहीं चाहिए, रगड़ना आपस में वस्त्र फैब्रिक को रगड़ रगड़ के नहीं साफ करना चाहिए। तो ए हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशम वातावरण की डैश प्रतिशत नमी को बिना गीला प्रतीत किए हुए ग्रहण कर लेता है। थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है, चलिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, मतलब नमी का क्या प्रभाव पड़ता है रेशम के ऊपर। तो रेशम पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका रेशा गीला होने पर ना तो सिकुड़ता है और ना ही आपके तनता है। ये नमी को जल्दी सोख लेता है, अपशोषकता का गुण होता है। रेशम जो है वातावरण की 10 से 30% तक नमी को बिना गीला प्रतीत हुए ही ग्रहण कर लेता है। तो यहां पर हो जाएगा 10 से 30%, 10 से 30% नमी को बिना गीला प्रतीत किए हुए ही ग्रहण कर लेता है। ठीक है, लेकिन ये लिनन के धागे के समान नमी को फैब्रिक में नहीं फैलाता। पानी पर जो है मतलब इफेक्ट ऑफ वाटर अगर आपसे पूछा जाए तो रेशम पर इफेक्ट वाटर का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप बहुत लंबे टाइम तक उसको नमी में रखेंगे तो उसका जो व्हाइट कलर है या उसकी जो मतलब जो चमक है उसमें पीलापन आ जाएगा। क्लियर हुआ? मेरी बात समझ में आई? यहां पर हम बात कर रहे हैं नमी की बात, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, नमी, आर्द्रता। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश के घोल से रेशम अधिक चमकदार हो जाते हैं। तो ये बात हमने करी थी जब मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैब्रिक पढ़ाया था कि हल्का अम्ल आप यूज करेंगे, मतलब लाइट एसिड, डाइल्यूट एसिड, हल्के अम्ल जो होते हैं, हल्के घोल, वो रेशम को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि रेशम जो है हल्के अम्ल को ग्रहण कर लेता है और जो है उससे अधिक चमकदार, अधिक ज्यादा लश्चरस हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड डालेंगे, ज्यादा जो बहुत डार्क होते हैं, बहुत गाढ़े होते हैं, उनसे रेशम गल जाएगा। खास करके मैंने आपको बताया था तीव्र नाइट्रिक एसिड से रेशम पीला हो जाएगा, गल जाएगा। ठीक है, तो हल्का अम्ल से आपके रेशम अधिक चमकदार हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज धूप में अधिक देर तक रखने से सफेद रेशम में क्या आ जाएगा? तो पीलापन आ जाएगा। अगर आप ज्यादा टाइम तक धूप को जो है धूप में डाले रहेंगे सफेद रेशम को, तो वो पीला हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशमी वस्त्र धोने के लिए कैसे पानी को यूज करना चाहिए? अब आपसे पूछा जा रहा है कैसे पानी का यूज करना चाहिए, सफाई या धुलाई कैसे करनी चाहिए रेशम की। तो सुन लीजिए, रेशम के फैब्रिक को आपको मेनली तो ड्राई क्लीनिंग करवानी चाहिए, ठीक है, लेकिन हल्के गुनगुने पानी से ये वस्त्र धोया जा सकता है। तो यहां पर आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुनगुने पानी से। रेशमी वस्त्र धोने के लिए हल्का गुनगुना पानी आप यूज कर सकते हैं। रेशमी फैब्रिक की जो आपके सिल्क का फैब्रिक होता है बहुत चिकना मुलायम होता है, इजिली गंदा नहीं होता। ठीक है, इसकी गंदगी इस पे इसलिए नहीं चिपकती क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है वो बहुत चिकनी होती है। इस पे दाग धब्बे भी इजीली छूट जाते हैं। इस पर आपको हमेशा सॉफ्ट, माइल्ड एंड न्यूट्रल सोप डिटर्जेंट्स को यूज करना है, मतलब नरम, मृदु और उदास प्रकृति के। उदास प्रकृति के मतलब न्यूट्रल, ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेस है। ठीक है, ऐसे डिटर्जेंट से आपको धोना चाहिए। और आप कैसे, ज्यादा तो आपको क्या कराना है, इस पर ड्राई क्लीनिंग करानी है, लेकिन आप हल्के गुनगुने पानी से इसे धो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
रेशम व ऊनी वस्त्र को धोने के लिए ऐसे साबुन का प्रयोग करना चाहिए जिसमें क्या ना मिला हो। कौन से सोप्स का आप यूज करेंगे, कौन से एल्कलीज का आप यूज करेंगे, क्षार का प्रभाव क्या पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था कि कास्टिक क्षार के हल्के घोल से चमक खत्म हो जाती है, मतलब कास्टिक सोडे से आपको नहीं धोना है रेशम, क्योंकि रेशम गल जाएगा। कास्टिक सोडे से आप किससे धो सकते हैं, बोरेक्स से धो सकते हैं, और अमोनिया का हल्के क्षार बोरेक्स और अमोनिया का रेशम पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। आप आराम से धो सकते हैं बोरेक्स से और अमोनिया से। कास्टिक सोडा से आप नहीं धोएंगे, कास्टिक सोडा से ये जो है खराब हो जाएगा। ठीक है, कास्टिक सोडा ना मिला हो तो आप रेशम ऊनी वस्त्रों को दोनों को कास्टिक सोडा से नहीं धोएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश भी रेशमी वस्त्रों को स्वच्छ कर देता है, तो रीठे का पाउडर यूज करें, यह भी रेशमी फैब्रिक को साफ कर देता है। नेक्स्ट वन इज कूटने व कसकर निचोड़ने का तरीका रेशम के लिए नहीं है। रेशम के फैब्रिक को जो है किसी भी प्रकार से आपको कूटना नहीं है, कसकर निचोड़ना नहीं है, वरना वो खराब हो जाएगा। तो नहीं है मतलब कोई तरीका नहीं है जिससे आप कूटें और कसकर निचोड़ें रेशम के फैब्रिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशमी वस्त्र को धोने के उपरांत किस स्थान पर आपको सुखाना चाहिए। तो आपको हमेशा शैडो में, छाई में रेशम के फैब्रिक को सुखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धूप में रेशम के तंतु कैसे हो जाते हैं। तो हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, धूप में रेशम के तंतु कमजोर हो जाते हैं, सफेद रेशम में पीलापन आ जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेस करने वाले रेशमी वस्त्रों में होना चाहिए। तो प्रेस करने वाले रेशमी वस्त्रों में क्या होना चाहिए, कड़कपन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कड़कपन। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कपास का ज्ञान भारत को किस बीसी से है। तो कपास का ज्ञान जो है भारत को आपको पता है, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो जो उसका एक नगर था मोहनजोदड़ो, उसमें आपके कपास के साक्ष्य मिले हैं। तो समथिंग 3000 BC आप ले सकते हैं, क्योंकि 2500 से लेकर आप जो है 3000 BC तक का टाइम ले सकते हैं। तो 3000 BC आप मानेंगे, यहाँ पर 3000 BC से जो है भारत को कपास का ज्ञान है। और कॉटन प्रोडक्शन में जो है आपके भारत कौन से स्थान पर है, तो नंबर 1 पर है। यहाँ आपका एक क्वेश्चन और हो गया कि कॉटन प्रोडक्शन में मतलब कपास के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। क्लियर है। नेक्स्ट इज कपास के पौधे का उपयोग डैश के लिए होता है। मतलब कपास के पौधे का उपयोग आपको ये तो पता है कि फैब्रिक बनाने के लिए होता है, इसके अलावा किस किस के लिए होता है। तो आपके तेल निकालने के लिए भी होता है, गाय भैंस का खाद मतलब जो चारा डालते हैं आप उसके लिए भी होता है, वस्त्र के लिए भी होता है, सभी के लिए होता है। ठीक है। और इसके अलावा सफेद सोना किसे कहते हैं, तो जो कॉटन होती है ना उसे सफेद सोना भी कहते हैं। यहाँ आपका एक क्वेश्चन और क्लियर होता है, सफेद सोना किस रेशे को कहा जाता है, तो आपके कॉटन को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा आप पढ़ेंगे इसके बारे में। कपास के परिपक्व बीज भूरे रंग के होते हैं, मतलब जो मैच्योर बीज होते हैं कपास के वो ब्राउन कलर के होते हैं। बीज का जो वैल्यू होती है, मूल्य होती है, फसल के मूल्य का लगभग 15% होता है। इसे दबाकर इससे तेल निकाला जाता है। और जुगाली करने वाले जानवर जो आपके गाय और भैंस है उसके भोजन के रूप में भी यूज किया जाता है। ये मैंने अभी आपको यहाँ क्लियर कर दिया कि कपास के पौधों का उपयोग आप वस्त्र में भी करते हैं, तेल निकालने में भी करते हैं, 15% ऑयल निकाल लिया जाता है, और जो आपके एनिमल्स हैं उनके चारे के फॉर्म में भी करते हैं। तो सभी ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व की मुख्य कपास उत्पादन करने वाले देश हैं विश्व में। तो आपको पता है इस समय भारत की जो सिचुएशन है वो नंबर 1 पर है। ठीक है। और इसके अलावा आपके अमेरिका भी करता है, चीन भी करता है, इजिप्ट भी करता है। इन सभी में आपके जो है कॉटन प्रोडक्शन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो हैं विश्व के मुख्य कपास उत्पादन करने वाले देश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्पाद की 50% जूट कहाँ उगती है। तो मतलब जूट प्रोडक्शन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य सबसे आगे है, आपके बंगाल। बंगाल में ही जो है आपके अकेले 70 मील है और जूट प्रोडक्शन की। इसके अलावा आपके जो है बिहार में भी है, बिहार दूसरे नंबर पे है और असम तीसरे नंबर पे है आपके जूट प्रोडक्शन में। क्लियर हो गया। जूट भी आपकी क्या है, एक तरीके का रेशा है, प्राकृतिक रेशा है। नेक्स्ट देखिए,
भारत में जूट की उपज कहाँ कहाँ होती है? तो भारत में अभी मैंने आपको बताया असम में भी होती है, आंध्र प्रदेश में भी होती है, उड़ीसा में भी होती है, उत्तर प्रदेश में भी होती है। ये चारों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिहार में भी होती है इसके अलावा, और सबसे ज्यादा कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है जूट प्रोडक्शन में भारत में, दूसरे नंबर पर बिहार है, तीसरे नंबर पर असम है, और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर जो है आपके जूट की उपज होती है, मतलब जूट की खेती होती है, जूट का प्रोडक्शन होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूरे भारतवर्ष में जूट की कितने मिलें हैं? तो यहाँ पर जो आप करंट में अगर आप देखेंगे तो आई थिंक 94 ही हैं, 94 मिल्स हैं, और 70 अकेली जो हैं वो केवल पश्चिम बंगाल में है। तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसमें नया ऑप्शन नहीं है, तो आप 94 याद कर सकते हैं, और एक बार आप भी गूगल पे जाकर रीचेक कर सकते हैं। कुछ बेवकूफ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं क्लास में, जब मैं बोलती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद कर लीजिएगा, होमवर्क कर लीजिएगा, तब वो क्या बोलते हैं कि मैम को आता नहीं है इसलिए वो होमवर्क दे देते हैं। उन बेवकूफों की मेरी क्लास में जगह नहीं है, ठीक है? तो अभी जो समझदार है वो जाके एक बार गूगल पे सर्च करेंगे कि 94 ही है या और भी ज्यादा है। 70 तो अकेली पश्चिम बंगाल में है मिल्स, जहां पे जूट का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुराने जमाने में कैलिको कपड़ा, कैलिको आपके एक फैब्रिक है, ठीक है, किस प्रदेश से आता था? तो ये आपके केरल से आता था। कालीकट जो तट है जहां से वास्को डी गामा भारत में आया था, वहां पर जो है ये कैलिको कपड़े का जो है आपके आदान प्रदान किया जाता था अदर कंट्रीज में, इसीलिए इस फैब्रिक का नाम कैलिको फैब्रिक पड़ गया। इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर आपको सही लगे तो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो पूछा जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये केरल से आता है, कहां से आता है? केरल प्रदेश से आता है, क्योंकि कालीकट जो तट है वो वहीं पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गर्मियों के लिए कौन सा कपड़ा सबसे ज्यादा उपयुक्त रहता है? तो हम सब बता सकते हैं कि भाई सूती कपड़ा, कॉटन का जो कपड़ा होता है वो गर्मियों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त रहता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे मजबूत फैब्रिक कौन सा है? तो आपके सबसे मजबूत फैब्रिक जो है वो नायलॉन है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कपड़ों को सबसे कम प्रेस व धोबी की आवश्यकता होती है। किस कपड़े को आपको सबसे कम प्रेस करना होता है और सबसे मतलब किसी भी प्रकार की धोबी स्पेशली जैसे ड्राई क्लीनिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती? तो पॉलिएस्टर। कौन सा फैब्रिक हो जाएगा वो? पॉलिएस्टर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज जब सूती कपड़ा जलता है तो कैसी बास आती है? जब सूती कपड़ा जलता है, जब हम बर्निंग टेस्ट करते हैं, और ये जो बर्निंग टेस्ट है, टीयरिंग टेस्ट है, अपीयरिंग टेस्ट है, ये मैंने पढ़ाए हुए हैं। टेक्सटाइल वन लाइनर जो अपलोड की गई है उसमें भी पढ़ाया है, उससे पहले भी एक प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा चुकी हूं मैं। तो सूती कपड़ा जलता है तो कागज के जलने की बदबू आती है, ठीक है, ऐसा लगेगा कागज जल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक कपड़े को जब आप आग के पास ले जाते हैं तो क्या होता है? तो वो पिघलकर घट जाता है, मेल्ट होता जाएगा, और जो उसकी लेंथ है वो कम होती चली जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 पिघलकर घट जाता है जब आप सिंथेटिक फाइबर को आग के पास लेके जाते हैं। सिंथेटिक दैट इज मैन मेड फाइबर्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज रेयॉन जलने के बाद जब आप रेयॉन का बर्निंग टेस्ट करते हैं तो उसकी जो राख बची हुई होती है वो कैसी होती है? वो कड़क दाना जैसी होती है, पीसी नहीं जा सकती, दाना पीसा जा सकता है, हल्की काली परत जैसी हल्की होती है, कम व हल्की। वो हल्की होती है, काली होती है, बिल्कुल लेयर जैसी हल्की सी होती है, क्योंकि रेयॉन में भी क्या मिक्स होता है? सेल्यूलोज मिक्स होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज बुने कपड़ों में डिजाइन बनाया जाता है। बुने हुए कपड़े फैब्रिक्स में जब वीविंग करते हैं तो डिजाइन कैसे बनाते हैं? वीविंग से बनाते हैं, ऑब्वियसली बुनाई से बनाते हैं। और यान की भिन्नता मतलब डिफरेंट टाइप्स के यान्स को यूज करके बनाया जाता है। तो दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे आपके यहाँ पर कपड़ों में डिजाइन बनाने के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज भारत में पहली टेक्सटाइल मिल 1818 में किस स्थान पर प्रारंभ हुई थी? तो आपके भारत में पहली टेक्सटाइल मिल जो 1818 में कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लस्टर में लगाई गई थी। कहाँ लगाई गई थी? कलकत्ता में, कोलकाता में, जिसे बोलते हैं आप कोलकाता में, फोर्ट ग्लस्टर में लगाई गई थी। कोलकाता के पास फोर्ट ग्लस्टर में। याद हो गया 1818 में। बट अगर आपसे पूछ लिया जाता है आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? आधुनिक मतलब मॉडर्न कॉटन की जो टेक्सटाइल मिल है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो बॉम्बे में हुई थी 1854 में। 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग बीनिंग द्वारा जो वहाँ के लोकल पारसी लोग थे, पारसी आपके एक टाइप के लोग होते हैं, जैसे हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, दैट इज पारसी भी होते हैं, आप समझते हैं, उनके द्वारा की गई थी। 1854 में मुंबई में, जो अब मुंबई है पहले बॉम्बे हुआ करता था, बॉम्बे स्पिनिंग
एंड वीविंग, उसका नाम क्या था? बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग। समझ में आ गया आपको? अभी जो है आपके गुजरात, जो गुजरात डिस्ट्रिक्ट है आपके, सॉरी गुजरात स्टेट जो है आपके, वो कॉटन प्रोडक्शन में भारत में सबसे नंबर 1 पर है। ठीक है, सबसे नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र भी है, लेकिन इस समय गुजरात जो है सबसे नंबर 1 पर है कॉटन प्रोडक्शन में। तो क्लियर हो गया? फिर से क्लियर कर देती हूँ। भारत में पहली टेक्सटाइल मिल जो है 1818 में आपके कोलकाता के पास फोर्ट ग्लस्टर में लगाई गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक सूती, ये इसका आंसर हो गया कोलकाता। अगर आपसे पूछा जाता है आधुनिक सूती मतलब मॉडर्न कॉटन मिल, तो उसकी स्थापना आपके बंबई में हुई थी 1854 में। वहां के जो लोकल स्थानीय लोग थे पारसी, उन्होंने की थी बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वस्त्रों का चुनाव करते समय हम उनकी डैश का ध्यान रखते हैं। किस किस का ध्यान रखते हैं? तो सुंदरता का भी ध्यान रखते हैं, उसकी उपयुक्तता का भी ध्यान रखते हैं, गुणों का भी ध्यान रखते हैं, मूल्य का भी ध्यान रखते हैं, इन सब का ध्यान रखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर मौसम के अनुसार वस्त्रों का चुनाव करते हैं, इससे हमारा टेम्परेचर भी स्थिर रहता है। भाई जैसा मौसम होता है वैसा ही तो हम फैब्रिक यूज करते हैं। जाड़ों में हम वूल को यूज करते हैं, गर्मियों में हम कॉटन को यूज करते हैं, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तीनों पाल का प्रयोग कपड़ों में किस के लिए किया जाता है? तीनों पाल का प्रयोग जो है कपड़ों में सफेदी लाने के लिए किया जाता है। तीनों पाल का प्रयोग कपड़ों में सफेदी लाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारियल की जटा से बना सामान को आप क्या बोलेंगे? तो नारियल की जटे से बने सामान को हम कोयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोयर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है? तो मानव शरीर में जो आपके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उनकी संख्या 23 होती है। ये पेयर्स में है। और टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। ओके, ये पेयर्स पूछे हैं तो पेयर्स आपके 23 होते हैं। ये बात ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, अगर पेयर पूछा जा रहा है या पूरे क्रोमोसोम्स पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज, जीवों में अत्यधिक विविधता मतलब आप डाइवर्सिटी देखते हैं इतनी ज्यादा जीवों में, वो किसके कारण है? तो वो आपके उत्परिवर्तन के कारण है। क्यों है? चेंजेस हैं, हर जगह चेंजेस हैं, तो इस कारण से जो है आपके हमें डाइवर्सिटी विविधता दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? मतलब सेल का वो कौन सा पार्ट है जिसे आप पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? मतलब जिससे कोशिका को आपके एनर्जी मिलती है। कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा पावर हाउस या कोशिका का आप समझ लीजिए जिसमें आपकी क्या होती है प्रोसेस? क्रेब्स साइकिल चलती है ना। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ चलती है? प्रोटोप्लाज्म में। और क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सब पढ़ा दिया गया है। तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस शक्ति स्रोत कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो हमने बात करी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि 2 तरीके के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ वाला पार्ट होता है उसी में जो है आपके राइबोसोम्स चिपके होते हैं। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है, तो वो राइबोसोम होता है। और राइबोसोम को प्रोटीन्स ऑफ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोला जाता है। ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, मतलब एनाबॉलिज्म करते हैं। हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म में 2 प्रोसेस होती है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होता है पाचन तंत्र में, एनाबॉलिज्म होता है प्रोटीन के संश्लेषण में। 10 प्रोटीन बाहर से लेते हैं, 10 प्रोटीन बॉडी में बनते हैं, 20 प्रोटीन टोटल होते हैं, प्रोटीन का एनाबॉलिज्म होता है। तो दोनों भाग लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, राइबोसोम भी, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होते हैं राइबोसोम आपके चिपके हुए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल की बात हो रही है यहाँ पर। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है, ये आपको पता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है उन्हें। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किसका यूज किया था? तो उन्होंने मटर के पौधों पर, किस पे? मटर के पौधों पर। तो गार्डन पी, मटर के पौधों पर जो है अपना प्रयोग किया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब दे दिया है, डीएनए, गुणसूत्र, केंद्रक, जीन सब दे दिया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है जो हेरिडिटी है
जो जेनेटिक्स हैं, जो आपके ट्रांसफर होते हैं एक पीढ़ी से पीढ़ी, वो जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन। सबसे जो इकाई पूछी जाती है, यूनिट पूछी जाए अगर आपसे, तो जीन होती है। अगर जीन नहीं है तो आप डीएनए भी लगा सकते हैं, गुणसूत्र भी लगा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जीन दिया हुआ है तो आप डीएनए नहीं लगाएंगे। जीन जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उसे जीन बोलते हैं। मूलभूत इकाई है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? मतलब कौन सा कंपाउंड है जो अमीनो एसिड नहीं बनाता? एडेसिन, टायरोसिन, गुआनिन, साइटोसिन। टायरोसिन नहीं बनाता। जो आपके एडेनिन, गुआसिन, साइटोनिन जो है वो अमीनो एसिड बनाते हैं, लेकिन टायरोसिन जो है वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। टायरोसिन कौन सा एसिड है आपके? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है, जो कि स्तनधारियों के शरीर में ही बनता है। नॉन इसेंशियल का मतलब हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी में ही निर्मित होते हैं, ठीक है। तो जो टायरोसिन है वो एक ऐसा अमीनो एसिड है जो डीएनए में मौजूद होता है। डीएनए में मौजूद एक ये कंपाउंड होता है और ये अमीनो एसिड नहीं बनाता। क्लियर हो गया? तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। कौन ले जाता है आनुवांशिक लक्षण? तो आपके क्रोमोसोम्स ही ले जाते हैं। जीवों में जो आपके आनुवांशिक लक्षण जाते हैं वो कैसे जाते हैं? क्रोमोसोम्स के थ्रू जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में क्या होता है आपके? लगभग 70% वाटर होता है। हमारी बॉडी जो है वो किससे बनी हुई है? लगभग 70% वाटर से बनी हुई है। नेक्स्ट वन इज, मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपके कैल्शियम होता है। ये मैंने पढ़ाया है मिनरल वाली वीडियो में कि बॉडी का 2%, पूरी बॉडी का 2% तो केवल कैल्शियम का बना हुआ होता है। और कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? बोन्स में पाया जाता है, दांत में पाया जाता है। बोन्स और दांत जो है उसका पूरा, हमारी बॉडी का पूरा 2% भाग जो होता है वो कैल्शियम का बना होता है, और फॉस्फोरस भी होता है साथ में, लेकिन सबसे ज्यादा कैल्शियम। नेक्स्ट वन इज, वयस्क मानव में आपके हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं ह्यूमन बॉडी में? तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। आपके कितनी पाई जाती हैं? 206 हड्डियां। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मतलब मिनरल हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मुझे ऐसा पता चला है कि यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आई थिंक टीजीटी में, उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड बताया था। पता नहीं उन्होंने कैसे मैग्नीशियम क्लोराइड आंसर बताया है। इसमें तो बच्चा आंख बंद करके लगाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस फिर उसके बाद पाया जाता है। कैल्शियम 2% पाया जाता है, और बोन्स के डेवलपमेंट के लिए, टीथ के डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है। तो मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में जो है लवण आपके कैल्शियम फॉस्फेट ही पाया जाता है। ये आप समझ लीजिए, रट लीजिए, भले कोई भी आंसर दे, आंसर तो सच कैल्शियम फॉस्फेट ही है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसे स्टेप्स बोलते हैं। स्टेपेज हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में स्टेप्स बोलते हैं। और सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, जो कहाँ पाई जाती है? आपके जांग में पाई जाती है। तो कान में सबसे छोटी पाई जाती है, और फीमर जो होती है, लंबी हड्डी होती है, वो जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट इज, शरीर में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थो टर्म इज रिलेटेड टू बोन्स। तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन मतलब हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है आपके ऑर्थोप्लास्टी से होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोप्लास्टी इज रिलेटेड टू बोन्स। ओके, ऑर्थो टर्म इज रिलेटेड टू बोन्स। नेक्स्ट वन इज, नाखून काटते समय हमें दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि नाखून जो है वो डेड सेल के द्रव्य द्वारा बनते हैं। इसमें ब्लड का संचरण नहीं होता, ये बेकार हिस्सा है, ये कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ये आपके डेड सेल्स के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं, इनमें आपके ब्लड का संचरण नहीं होता, और आपके सेम हेयर्स में भी, इसलिए आपको हेयर काटते समय और नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज, मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं? मैंने मानव दांत पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे से समझा दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं, मानव दांत वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको हेल्प करेंगे। तो 20 दांत। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ हम एक और क्वेश्चन करेंगे कि पूरे जीवन काल में मनुष्य के कितने दांत निकलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 52, क्योंकि 12 दांत क्या होते हैं? 12 दांत आपके परमानेंट दांत होते हैं, जो कभी नहीं टूटते, जो मोलर्स होते हैं, सबसे लास्ट वाले मोलर्स, ठीक है। उसके बाद 20 दांत जो है आपके वो टूट के दोबारा निकलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 52।
अगर आपसे पूछा जाए पूरे जीवन काल में तो 52 दांत निकलते हैं। मनुष्य के 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। बच्चों में क्या नहीं पाया जाता? प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते। लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला जिसे आपको विजडम टूथ बोलते हैं, मोलर नहीं पाया जाता। अब जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो सुन लीजिए, जो आगे के 4 दांत होते हैं इन्हें मैंने बताया था इंसीजर्स बोलते हैं। तो आप इसको हिंदी में बोलेंगे कृंतक। क्या बोलेंगे? कृंतक। इन्हें बोलते हैं हम इंसीजर्स, आगे के 4 दांतों को। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? कृंतक। 2 जो होते हैं आपके, ये क्या होते हैं? हमने क्या बताया था? कैनाइन्स। इन्हें हिंदी में बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं हिंदी में? रदनक। ठीक। 2 होते हैं इसके साइड में यहाँ पर प्रीमोलर्स। इन्हें क्या बोलते हैं हम? प्रीमोलर्स, मतलब मोलर से पहले वाले। प्रीमोलर्स को हिंदी में बोलते हैं प्रंचवर्ण। क्या बोलते हैं? प्रंचवर्ण। क्या बोलते हैं? प्रंचवर्ण। और जो आपके लास्ट में 3 होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? मोलर्स। क्या बोलते हैं हम? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोलर्स। ठीक है। इसको आपके हिंदी में बोलते हैं चवर्ण। क्या बोलते हैं? चवर्ण। ये जो चवर्ण होते हैं, अब हम डिवाइड कर देते हैं तो आप यहाँ पर इतने एक तरफ हो जाते हैं 8 8, तो 8 8 16, और नीचे भी आपके हो जाते हैं 32 दांत हो जाते हैं। फिर से सुन लीजिए, इंसीजर्स को बोलेंगे आपके कृंतक। जो ये आगे के 4 वाले दांत हैं इनको हिंदी में बोलते हैं कृंतक। ये जो लंबे वाले दांत हैं, जो मैंने बताया था मांसाहारी में बहुत लंबे होते हैं क्योंकि वो मांस फाड़ते हैं, इनको बोलते हैं हिंदी में रदनक। प्री मोलर्स को बोला जाता है प्रंचवर्ण और मोलर्स को बोला जाता है चवर्ण। ठीक है। बच्चों में कौन से नहीं पाए जाते? बच्चों में ये प्री मोलर्स नहीं पाए जाते, और लास्ट वाला मोलर जिसे विजडम टूथ बोलते हैं वो 24-25 साल में निकलता है, अकल दाढ़, वो नहीं पाया जाता। चलिए, यहाँ पर आपका फिर से रिवीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है? तो उसे बोलते हैं आपके दंतवलक। दंतवलक मतलब इनेमल। मैंने आपको दांत पढ़ाया है ना, तो दांत की जो आपके ऊपर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं इनेमल। इसके अंदर आपके होता है एक पार्ट, इसको बोलते हैं डेंटाइन, और डेंटाइन के अंदर आपके होता है चैम्बर जो कि मांस होता है। डेंटाइन क्या होता है? कोमल भाग होता है। हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का जो सबसे स्ट्रॉन्गर पार्ट होता है वो क्या होता है? आपके दंतवलक, जिसे इंग्लिश में आपके क्या बोलेंगे? इनेमल होता है, जो आपके दांत की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सफेद चमकीली जो आपकी चमकती है, और ये कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। बॉडी का सबसे ज्यादा मजबूत भाग इनेमल ही होता है जो दांतों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंजाइम क्या है? द एंजाइम प्रोटीन है। हार्मोन्स क्या है? प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो आपको पता है लार की सहायता से स्टार्च पच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आप अर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं? तो जो आपके अर्गो कैल्सीफेरॉल होता है वो होता है आपके विटामिन D2। विटामिन D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D2 इसका आंसर हो जाएगा। जबकि विटामिन D3 को आपके कोली कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन D3 को क्या बोला जाता है? कोली कैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 विटामिन डी का वो टाइप है जो भोजन से आपके मनुष्य को प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसकी कमी से सूखा रोग बच्चों में, रिकेट्स बड़ों में या बच्चों में भी हो सकता है, और ऑस्टियोपोरोसिस भी एक कारण होता है विटामिन डी की कमी से। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु मौजूद होती है। जस्ता कहाँ मौजूद होती है? विटामिन B12 में क्या होती है? कोबाल्ट। जस्ता होती है आपके इंसुलिन में। कहाँ होती है? इंसुलिन में। कहाँ होती है? इंसुलिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोटीन और वसा दोनों की जो है आपके प्रचुर मात्रा कहाँ पाई जाती है? इनमें से किस में आपके प्रोटीन और वसा दोनों पाए जाएंगे? तो मूंगफली में। मूंगफली में आपके प्रोटीन भी पाया जाता है, फैट भी पाए जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तीनों पाए जाते हैं मूंगफली में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। आपके मूंगफली में जो प्रोटीन की मात्रा होती है, जो लोग मांस खाते हैं ना, नॉनवेज खाते हैं, उसकी तुलना में भी 1.3 गुना ज्यादा होती है। अंडे से 2.5 गुना ज्यादा होती है, और फलों से 8 गुना ज्यादा होती है। अगर आप 100 ग्राम कच्ची मूंगफली खाएंगे तो आप समझ लीजिए कि 1 लीटर दूध के बराबर आपने प्रोटीन ले लिया है 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में। मूंगफली में 25.3% जो है आपके प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 25.3%, सॉरी, हाँ, प्रोटीन पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और 48.1% वसा पाई जाती है। तो 25.3% प्रोटीन पाया जाता है आपके मूंगफली में। दोनों पूछे हैं तो मूंगफली में, लेकिन अगर सबसे ज्यादा प्रोटीन की बात हो जाए तो वो तो सोयाबीन है ही।
नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है, मतलब मेटाबोलाइज होने पर किसके जो है सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो वसा। 1 ग्राम फैट गिव्स 9.2 किलो कैलोरीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग किसका बना होता है, तो 80% भाग जो है आपके वो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट वन इज, ये तो मैंने बताया था, ये क्वेश्चन मैंने बताया है 80% कार्बनिक और कार्बनिक प्रोटोप्लाज्म में मैंने बताया है, सेल पढ़ाया है, तो 80% आपके प्रोटीन पाया जाता है, सॉरी वाटर पाया जाता है, और 15% प्रोटीन पाया जाता है कार्बनिक का कार्बनिक में। तो अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% जो है वो प्रोटीन है। समझिएगा, मैं जो बता रही थी यहाँ पर वो मैं सेल का बता गई थी। प्रोटोप्लाज्म में मतलब मेन 2 चीजें पाई जाती हैं आपके बॉडी में, 80% जल पाया जाता है, वो हो जाता है अकार्बनिक पदार्थ में, और कार्बनिक पदार्थ में 15% आपके क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो आपके जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है, प्रोटीन है, क्योंकि यहाँ पे जल तो दिया नहीं है, तो 80% आपके प्रोटीन है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज असंतृप्त वसा, मतलब जो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड की तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। असर्शन तो ये कहता है, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें केवल एक आबंध होता है। आबंध का मतलब होता है बॉन्ड, एक आबंध होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। जी नहीं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड से ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा आपके एक्टिव होते हैं, क्योंकि इनमें जो है डबल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपके, डबल बॉन्ड, इनके बीच में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड में आपके डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है, इसीलिए सैचुरेटेड फैटी एसिड आपके जाड़ों में जम जाते हैं, ठोस हो जाते हैं, जैसे आपके नारियल का तेल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपके इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है बट आर गलत है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत अच्छे होते हैं लेना, फैट वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं फैट के, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड म्यूफा प्यूफा सब बता दिए हैं, देख सकते हैं आप, वीडियो पड़ा हुआ है टीजीटी पीजीटी की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है, मतलब ब्लड में आपके जो है ऑक्सीजन कम हो गई है, तो सांस की गति कैसी हो जाएगी, आपके बढ़ जाएगी। सांद्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन। जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कमी हो गई है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं पहाड़ पर, तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आपकी सांस की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब जो टॉक्सिसिटी होती है वो किसको मुख्यतः प्रभावित करती है, तो आपको पता है सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से कौन सी चीज घुलती है, ऑक्सीजन। बॉडी में जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत तेजी से, बहुत रैपिडली जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो है आपके जुड़ जाती है और रक्त को ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को ही खत्म कर देती है। तभी जो लोग अंगीठी वगैरह जला के सोते हैं रात में, वो दम घुटने के कारण अंदर अगर रखा जाता है तो मर जाते हैं। आपने बहुत सारे केसेस ऐसे सुने होंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसत कितना जो है वो धड़कता है, तो आपको पता है 72 बार। कितना धड़कता है, 72 बार। फीमेल्स में 80 है और बच्चों में 120 है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज जो AB ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप AB है आपके, वो सर्व आदाता कहे जाते हैं, मतलब सबको रक्त जो है वो डोनेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें आपके क्या नहीं पाया जाता, उनमें आपके एंटीबॉडी का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, उनमें ए और बी एंटीजन दोनों होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोले जाते हैं, वो किसी का भी ब्लड जो है उनकी बॉडी में चढ़ा जा सकता है। ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से उनके ब्लड में एग्लूटिनेशन नहीं होता। इसलिए ए बी वाले जो बच्चे हैं वो व्यक्ति हैं, वो किसी का भी उनको ब्लड चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिरक्षा मतलब आपके इसको बोलते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का सबसे डायरेक्ट संबंध किससे होता है, लिम्फोसाइट से होता है। किससे होता है, लिम्फोसाइट से। ओके, इम्यूनिटी टर्म पढ़ रहे हैं तो मतलब व्हाइट ब्लड कार्पल्स की बात कर रहे हैं। एक चीज और आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, जो बच्चे व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है, सेल्स नहीं होता, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो अगर आपके व्हाइट ब्लड कार्पल्स जो हैं बॉडी में बढ़ जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, तो उसे ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
किस शारीरिक प्रक्रम से आपके थ्रोम्बिन का संबंध है? थ्रोम्बिन का संबंध आपके किससे है? ब्लड क्लॉटिंग से है। ब्लड क्लॉटिंग आपकी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केमिकल प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर, जो 3 स्टेप में होती है। इसके जो लास्ट चरण में जो है वो थ्रोम्बिन एंजाइम की भांति काम करता है, और जो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन होता है उसे फाइब्रिन में बदल देता है। ठीक है, और ये मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें कैल्शियम वाली वीडियो में, वहां पर मैंने ये पढ़ाया हुआ है, क्योंकि उसमें कैल्शियम के आयंस भी जरूरत होते हैं रक्त जमाव में। बहुत टिपिकल प्रोसेस है। मिनरल वाली वीडियो देखिएगा जिसमें कैल्शियम और आयरन पढ़ाया हुआ है, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो आपके निम्न में कौन सा पदार्थ जो है बॉडी में जमा होने लगता है? तो आपके अपशिष्ट पदार्थ। आपकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया तो क्या जमा होने लगेगा? अपशिष्ट पदार्थ आपकी बॉडी में जमा होने लगेंगे। नेक्स्ट वन इज, मानव में गुर्दे जो है किस प्रणाली के अंग है, मतलब कौन से सिस्टम में आते हैं? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन में, बॉडी से बाहर गंदे पदार्थों को बाहर निकालने में, रुधिर को छानने में जो है आपके किडनीज का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज, इसको मिला दीजिए। आपके सामने हार्मोन्स दिए हुए हैं, उन्हें आपको मिला देना है। प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। तो प्रोजेस्टेरॉन है आपके गर्भाशय, मतलब महिला के गर्भाशय से जो है आपके जब पीरियड्स चलते हैं, मासिक धर्म जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, उससे संबंधित है। टेस्टोस्टेरॉन क्या है? आपके पुरुषों के टेस्टिस से स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरॉन आपके वृषण पुरुष लग जाएगा, टेस्टिस से निकलता है। थायरॉक्सिन आपके थायराइड से निकलता है, और इंसुलिन आपके पेनक्रियास से निकलता है, पेनक्रियास की बीटा सेल से निकलता है। इंसुलिन जो है आपके डहलिया की जड़ से पाया जाता है, ये एक प्रोटीन है, इसमें जस्ता पाई जाती है इंसुलिन में। डायबिटीज मेलिटस में जो है इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका डायबिटीज मेलिटस कॉज होता है। थायरॉक्सिन आपके थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। टेस्टोस्टेरॉन आपके पुरुष के टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन आपके फीमेल के यूट्रस से निकलने वाला हार्मोन है। खत्म होता है वीडियो स्टूडेंट। आज का वीडियो कैसा लगा? कमेंट, लाइक एंड शेयर करके आप बताएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट मॉडल पेपर को जो है सॉल्व करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस को भी आप देखेंगे। थैंक यू सो मच।